एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और रघु। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार सर्दी की मौसम में ये दोनों जिस गांव में रहते थे, उस गांव के पास वाले गांव में मेला लगा था। मेला देखने के लिए रघु रमेश को रोज कहता था, मगर रमेश के घर के कुछ काम के वजह से रमेश मेला देखने के लिए जा नहीं पा रहा था। इसी बात को लेकर रघु बहुत ही ज्यादा रमेश के ऊपर नाराज था। रमेश ये कहता था कि दोस्त, मेरा कुछ काम है, मैं तो मेला देखने के लिए जा नहीं पाऊंगा। ऐसा काम कर, तू अकेले चला जा। मगर रघु रमेश की बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। रघु कहता था कि अगर जाऊंगा तो तेरे साथ जाऊंगा, नहीं तो मेला मैं भी नहीं देखूंगा। उस दिन मेला का आखिरी दिन था। रमेश जैसे तैसे करके रघु के पास गया और कहने लगा, दोस्त, आज मेले का आखिरी दिन है, कल से मेला बंद हो जाएगा। हम दोनों एक ऐसा काम करते हैं, शाम को मेला देखने के लिए दोनों मिलकर चलते हैं, ठीक है? रमेश की बातें सुनते ही रघु बहुत ज्यादा खुश हो गया। जैसे ही शाम हुआ, दोनों दोस्त एक साथ मिलकर मेला देखने के लिए निकल पड़े। मेला देखते देखते काफी रात हो गया था। रमेश रघु को कहा, दोस्त, बहुत रात हो गया है, चलो हम दोनों घर वापस चलते हैं। मगर रघु घर वापस लौटने के लिए मना कर दिया। कहने लगा, दोस्त, ये मेला आज खत्म हो जाएगा, कल से हमें ये दूसरा बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। पता नहीं कब ये मेला फिर से आएगा, इसलिए मैं आज रात भर इस मेले का आनंद उठाना चाहता हूँ। रमेश कहने लगा, ठीक है, तुम मेले का आनंद उठाओ, मगर मैं घर जाना चाहता हूँ। ये कहकर रमेश वहां से निकल आया। उस गांव से रमेश का गांव के बीच में एक बड़ा सा शमशान पड़ता था। उसी शमशान के बीच में निकल कर आना बहुत ही खतरा था, क्योंकि उस शमशान में रात को कोई भी इंसान आता जाता नहीं था। फिर भी रमेश बहुत हिम्मत करके उस सुनसान सड़क में आ रहा था। अंधेरा रात था, सुनसान सड़क, और हल्का हल्का ठंड भी पड़ रहा था। ठंडी का मौसम था, इसीलिए हल्का हल्का ठंड भी पड़ रहा था। उस सुनसान सड़क पर रमेश जब आ रहा था, उसे हल्का सा डर तो लग रहा था, मगर रमेश यहाँ वहां ना देखते हुए सीधा आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देने लगा। उस वक्त रमेश को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे हंसता हुआ आ रहा है, मगर वो बिना पीछे मुड़े ही आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद फिर से उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगा, मगर इस बार वो आवाज अलग था। ए भाई, रुक जाओ भाई, ए भाई, जरा रुक जाओ। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान उसे पीछे से आवाज दे रहा है, उसे रुकने के लिए कह रहा है। रमेश कुछ ही दूर जाने के बाद रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि उसके पीछे एक इंसान खड़ा है। उसने सोचा शायद मेला देखने के लिए वो इंसान गया होगा, शायद रात के अंधेरे में वो इंसान अपने गांव वापस जा रहा था। रमेश सोचा, चलो रात के अंधेरे में मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। ये सोचकर रमेश कहने लगा, आ जाओ मिलकर चलते हैं। तभी अचानक एक जोर सा हवा का झोंका आया और वो इंसान देखते ही देखते कहाँ गायब हो गया। ये सब नजारा देखते ही रमेश का होश उड़ गया। उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। वो एक ही जगह पर खड़ा होकर थर थर कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इंसान देखते ही देखते कहाँ कैसे गायब हो सकता है। रमेश बहुत कोशिश कर रहा था कि वहां से भागने के लिए, मगर वो उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक रमेश के आंखों पर एक रोशनी पड़ी। वो रोशनी पास वाले एक गड्ढे से निकल रहा था। रमेश जैसे तैसे करके उस गड्ढे के पास गया तो उसने देखा उस गड्ढे में एक हीरा पड़ा हुआ था। उस हीरे को अपने हाथों पर उठाकर रमेश ने देखा। उसके आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो आज से पहले इतनी चमकदार हीरा कभी भी नहीं देखा था। तभी अचानक रमेश के पीछे से एक आवाज सुनाई देने लगा। तुम्हें कैसा लगा ये हीरा? अगर तुम चाहते हो तुम्हें और भी हीरा मैं दे सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक मदद करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे मदद करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और मैं तुम्हें इस तरह का अनेक हीरा दे सकता हूँ। वैसे इंसान लालच में आकर क्या कुछ नहीं करता है। उस वक्त रमेश के आंखों पर भी लालच का पट्टी बंधा हुआ था। उसे सही और गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उसे और भी ज्यादा चमकता हुआ हीरा चाहिए था। इसलिए रमेश ने कहा, बताओ मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? मुझसे जो भी होगा मैं जरूर करूंगा, मगर मुझे और भी ज्यादा हीरा चाहिए। तो चलो मेरे साथ, एक जगह पर तुम्हें गड्ढा खोदना पड़ेगा
उस गड्ढे में तुम्हें कई सारे हीरे मिलेंगे, तो चलो मेरे साथ। उस वक्त रमेश के दिल में जो भी डर था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे बस चाहिए था हीरा। रमेश उस साई के पीछे पीछे चलने लगा। लगभग आधा घंटा जंगल के अंदर चलने के बाद वो साया जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और कहने लगा, इस पेड़ के नीचे ढेर सारे हीरे हैं, तुम्हें बस इस पेड़ के नीचे खुदाई करना है। रमेश खुदाई तो करना चाहता था मगर उसके पास खुदाई करने का कुछ भी सामान नहीं था। वो आसपास देखने पर उसने देखा उस पेड़ के नीचे एक लोहा पड़ा हुआ है। उस लोहे को उठाकर लाकर रमेश उस जगह पर खुदाई करने लगा। लगभग 2-3 फीट खुदाई करने के बाद वो जोर से चिल्लाने लगा। उस गड्ढे पर उसे हीरा नहीं बल्कि एक मरा हुआ इंसान का लाश मिला। लाश को देखते ही रमेश जोर से चिल्लाते हुए गड्ढे से बाहर निकल आया। तभी अचानक उसके चारों ओर आवाजें गूंजने लगा। रमेश उस लाश को देखकर डर के मारे वहां से भागने लगा, मगर वो जितना भी भागने की कोशिश करता वो घूम घूम कर उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता था। तभी वो साया रमेश के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, चाहे तुम कितने भी भागने की कोशिश कर लो, मगर मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो। तुम्हें मेरा बात मानना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मार डालूंगा। उस वक्त रमेश डर के मारे कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे हीरा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मगर वो साया छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रमेश ने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो जाए उसका जान जाने वाला है। डरते हुए उसने कहा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? खून, मुझे चाहिए खून। कहीं से भी लाकर तुम मुझे खून दो, तभी जाकर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अभी अभी तुमने जो गड्ढे पर लाश देखा वो मेरा लाश है। तुम कहीं पर भी खून लाकर उस लाश के ऊपर डालो, तभी जाकर मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी खत्म कर दूंगा। डरा हुआ रमेश कर भी क्या सकता था। उसने कहा, इतने रात को मैं खून कहां से लेकर आऊंगा? तभी उसके कानों पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगा। वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त रघु का था। रघु रमेश को अकेला जाता हुआ देखकर कुछ समय के बाद वो भी मेले से निकल आया था। उसे पता था रमेश बहुत ही ज्यादा डरपोक है और वो शमशान में जाना बहुत ही खतरनाक है। ये सोचकर रघु उसके पीछे पीछे आ गया था, मगर अपने दोस्त को ना पाकर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर रोड में घूम रहा था। लो, मिल गया खून। तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। अगर तुम तुम्हारे दोस्त का खून लाकर मुझे दोगे, तभी जाकर मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा परिवार सबको खत्म कर दूंगा। अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हें तुम्हारा जिंदगी प्यारा है या फिर तुम्हारा दोस्त का? सोच समझ कर बताओ। तभी रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो क्या करे। उसने सोचा, अगर वो अपने दोस्त का खून लाकर अगर इसे नहीं देगा तो वो शैतान मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मार डालेगा। ये सोचकर उसने अपने दोस्त का खून लाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, वो मेरा जिगरी दोस्त है, उसे मारकर उसका खून लाने से पहले मैं चाहता हूं कि अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त बिताऊं, उसके साथ कुछ बातें करूं। रमेश के बातें सुनने के बाद वो बुरी आत्मा कहने लगा, तुम्हें चाहे जो भी करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस तुम्हारा दोस्त का खून चाहिए, उसका खून लेकर आओ, तभी तक मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रमेश अपने दोस्त के पास चला गया और जाकर अपने दोस्त को उसके साथ जो भी घटित हुआ था सारी बातें अपने दोस्त को बता दिया। रमेश के बातें सुनते ही रघु को थोड़ा सा हैरान तो लगा, मगर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, दोस्त तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तेरे लिए मैं अपनी जान भी हंसी हंसी दे सकता हूँ। अगर मेरे खून से तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का जान बच सकता है तो मेरा खून ले लो, मुझे मार डालो। रमेश ने कहा, नहीं दोस्त, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं चाहकर भी तुझे नहीं मार सकता हूँ, कोई तो उपाय होगा उस बुरे आत्मा से बचने के लिए।
तभी उन दोनों ने देखा कि एक अघोरी उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अघोरी को देखते ही वो प्रेतात्मा कहाँ गायब हो गया। ये सब देखकर वो दोनों समझ गए थे कि अगर हमें जिंदा रहना है, उस प्रेतात्मा से बचना है, तो हमारा मदद सिर्फ ये अघोरी बाबा ही कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर उस अघोरी बाबा के पास जाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से जोर से हवा बहने लगा। कोई इन दोनों को जोर से पकड़कर पीछे खींच रहा था। उस रास्ते में चलता हुआ अघोरी बाबा को ये पता चल गया था कि हो ना हो, यहाँ कोई प्रेतात्मा का साया जरूर है। अघोरी अपने मंत्र विद्या की सहायता से वो आंधी तूफान को रोक दिया। जो हवा बह रहा था सब बंद हो गया। अघोरी इन दोनों के पास आया। उसे समझ में आ गया था कि ये दोनों एक काली शक्ति की कैद में कैद हो चुके हैं। अघोरी को अपने पास पाकर रमेश और रघु दोनों जोर से भागते हुए उस अघोरी के पास पहुंच गए और कहने लगे, बाबा हमारे मदद कीजिए, आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। तभी अघोरी कहने लगा, मैं सब समझ चुका हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही काली शक्तियाँ है जो तुम दोनों की सर पर मंडरा रहा है। अगर उसे हराना है तो मुझे उसकी लाश को ढूंढना पड़ेगा। तभी रमेश ने कहा, बाबा मुझे पता है उस शैतान की लाश कहाँ पर है, मुझे पता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको वहां लेकर जा सकता हूँ। वो अघोरी रमेश और रघु के साथ उस पेड़ के पास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो काली शक्ति, वो प्रेतात्मा इन तीनों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकने लगा, चारों ओर जोर जोर से हवा बहने लगा, मगर वो अघोरी बिना डरे अपने मंत्र विद्या के सहायता से आगे बढ़ते हुए उस पेड़ के पास जा पहुंचा। तभी उस पेड़ के नीचे से एक आत्मा निकलकर बाहर आया और अघोरी को कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी किसी को तंग नहीं करूंगा, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। मगर वो अघोरी उस प्रेतात्मा का बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो मंत्र उच्चारण करने लगा। वो प्रेतात्मा जोर जोर से चिल्लाने लगा। और देखते ही देखते वो आत्मा आसमान में धुआं बनकर उड़ गया। देखकर रमेश और रघु बहुत ज्यादा खुश हो गए और उस अघोरी बाबा को अपने जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलकर उस जगह से वापस अपने घर लौट आए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।